वो फंस रही थीं और उनकी कमर हल्की हल्की हल रही थी। मैं कुलसूम आंटी की नसीहत को एक लम्हे के लिए भूलकर उन्हें देखने लग गया। उन्होंने 4-5 कदम आगे बढ़ाए और अचानक मोड़कर मेरी तरफ देखा तो उनका दोपट्टा थोड़ा सा सरक गया था और कुछ हिस्सा नजर आ गया। मैंने फौरन नजर उठाकर उनकी आंखों में देखा तो हमारी नजरें मिल गईं। उनकी निगाह में कुछ नाराजी सी लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते हुए सख्ती से कहा, चलू जाओ, कपड़े तब्दील करो और कमरे में जाकर सो जाओ। उनके लहजे में वाज़े सख्ती थी। मैं सर झुकाए तेजी से स्टोर रूम की तरफ चला गया, कपड़े बदले और अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुलसूम आंटी का ये मिशन कामयाब हुआ या नाकाम ये मैं समझ नहीं सका था। बस इतना मालूम था कि उम्मी को गुस्सा आया था। इसके बाद कुछ दिनों तक कुलसूम आंटी मुझे नजर नहीं आईं और हम अपनी मामूल की रूटीन, स्कूल और घर में मसरूफ हो गए। क्लास में भी उम्मी को दूसरे लड़कों की तरफ से ताड़ी जाने वाली नजरें में देखता रहा और खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। इस वाकये को तकरीबन 20 दिन इससे कुछ ज्यादा गुजर चुके थे। एक दिन मैं खेल कर ग्राउंड से वापस आ रहा था तो कुलसूम आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही वो मुस्करा दे उठी और मेरे सलाम का जवाब दिए बगैर घर के अंदर की तरफ हिट गईं, मुझे अंदर आने की जगह देती हुई। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अचानक मुझे गिले लगा लिया। मुझे प्यार से देखते हुए बोले, किधर गायब हो गए थे तुम इतने दिनों से? मैंने कहा, आंटी मुझे डर लग रहा था। इस दिन उम्मी इतना गुस्सा में थीं कि लगा कि किसी को मार ही डालेंगी। कुलसूम आंटी ने मुझे गिले लगाए रखते हुए कहा, अरे इसकी फिक्र ना करो, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कहते हुए वो नीचे बैठ गईं और मेरे कपड़े दुरुस्त करते हुए मुझे करीब खींच लिया। वो बहुत जज्बाती हो रही थीं और मुझे प्यार कर रही थीं। इसके बाद उन्होंने अपना दोपट्टा दुरुस्त किया और सहने पड़ी चारपाई के करीब जाकर खड़ी हो गईं। मुड़कर मुझे देखते हुए बोले, चुल्लू अब करीब आओ, फिर देखना मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। मेरा दिल उनकी तरफ खींच रहा था लेकिन उम्मी का ख्याल भी साथ साथ आ रहा था। फिर भी मैं उनके करीब गया और हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। वो बहुत जज्बाती हो गईं और हमने एक दूसरे को प्यार किया। कुछ देर बाद वो सुकून से सीधी हुई, मुझे प्यार से देखा, फिर बोले, कल छठी है ना? कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें एक खास सरप्राइज दूंगी। कैसा सरप्राइज? मैंने पूछा। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराएं और बोले, देखो अभी नहीं बताती, लेकिन तुम बीच में कुछ मत करना, बस मुझे देखकर इशारा कर देना। मैंने पूछा, मुझे क्या देखना है? वो बोले, कल सुबह तुम्हारी उम्मी को घर से एक खास चीज दी जाएगी। अगर वो इसे कबूल कर लें तो तुम फौरन मुझे आकर बता देना। मैं कुछ और ही सोच रहा था, मेरे तमाम अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। लगा कि ये क्या बात हुई, अब ऐसी चीज के बारे में भी आकर बताना है। दिल ही दिल में ये बात मुझे बुरी लगी, लेकिन मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है आंटी, मैं बता दूंगा। आंटी तजर्बाकार थीं, मेरी हिचकिचाहट फौरन भांप गईं और बोले, देखो पूरी बात तुम्हें कल खुद समझ आ जाएगी, तुम बस ये जरूर कर देना करो। अगर वो लस्सी पी जाए तो समझ लेना कि कल तुम्हारी ईद है, और तुम खुद भूल कर भी ना पीना। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या माजरा है, लेकिन आंटी से वदा करके मैं घर वापस आ गया, खाना खाया और सो गया। अगली सुबह छठी थी। मैं जागा, नाश्ता किया और फिर घर में ही बैठ गया। दिल में बस यही था कि कब कोई आता है और क्या होता है। इसी इंतजार में इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार 11 बजे के करीब सुबह आंटी के घर से एक बोतल आई। मैं फौरन किचन के आसपास घूमने लगा। उम्मी ने खाना पकाया, 12 बजे के करीब खुद भी खाया और हमें भी खिलाया, साथ ही लस्सी के 2 गिलास भी पी लिए। खाना खाने के बाद उम्मी ने मुझसे कहा, बर्तन उठा दो, मुझे कुछ हिम्मत नहीं लग रही। मैंने बर्तन उठाकर किचन में रखे। जब वापस आया तो उम्मी का सर दाएं बाएं झूम रहा था और आंखें खिल और बंद हो रही थीं। वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मैं उनके पास से गुजरा तो महसूस हुआ कि वो अपने हवास में नहीं हैं। मैंने छोटे बहन भाइयों को उम्मी के कमरे में टीवी पर कार्टून लगा दिया और खुद तेजी से भागकर कुलसूम आंटी के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें बताया कि उम्मी ने किसी के 2 गिलास पी लिए हैं। ये सुनते ही कुलसूम आंटी बहुत खुश हुईं और कुलसूम आंटी ने कहा, मुझे बता दो कि घर पहुंच गए हो तो मैं आती हूँ। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया। लाउंज में उम्मी फर्श पर पड़ी हुई थीं, जैसे गहरी नींद में हो या मदहोश। मैं उनके पास गया, हल्के से आवाज दी मगर कोई जवाब न आया। फिर बाजू से हल्का सा हिलाया तो भी कोई हरकत न हुई।
मैं अभी उनके पास बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो कुलसूम आंटी खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आईं और पूछा, किधर है वो नेक परवीन? मैंने परेशानी से कहा, लाउनिज में हैन बेहोश हो गई है। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर कुलसूम आंटी मुस्कुराईं और बोले, फिक्र न करो, मैं तुमसे दोस्ती निभा रही हूँ। इसे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर आराम कर लेगी। हम बातें करते करते लाउनिज में पहुंचे। आंटी ने बाकी बहन भाइयों का हाल पूछा तो मैंने बताया कि वो कमरे में टीवी देख रहे हैं। आंटी ने इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और फिर उम्मी की तरफ मुतवज्जे हुई। उम्मी कालीन पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई थीं, बेसुध। उनका दोपट्टा एक तरफ से सरक गया था और सीना और पेट का कुछ हिस्सा ढका हुआ था, बाकी जगह दोपट्टा साइड में पड़ा था। कुलसूम आंटी ने उम्मी की तरफ देखा, फिर मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोले, बड़ी शरीफ बन रही थी तेरी माँ। ये कहते हुए उन्होंने अपनी चादर उतारी और एक तरफ फेंक दी। मैं जल्दी से उनके करीब गया और सरगोशी में कहा, आंटी आहिस्ता बोले, उम्मी जाग जाएंगी। वो मुस्कुराएं और बोले, फिक्र ना करो, इस पर पूरा मोहल्ला भी शोर मचा दे तो ये नहीं जागेगी। लस्सी में कुछ खास चीज मिली हुई थी। मैंने हैरत और नाराजी से पूछा, आंटी आपने ऐसा क्यों किया? उम्मी को ऐसी चीज क्यों पिलाई? ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मेरा लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया। आंटी ने मुझे गुस्से और हैरत से देखा और बोले, मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ और तो मुझ पर ही नाराज हो रहा है। मुझे पहले ही गुस्सा था कि वो उम्मी को बुरा भला कह रही थी, और अब ये बात कि उन्होंने किसी के साथ मिलकर उम्मी को ऐसी चीज पिलाई, ये सुनकर मुझे और भी तकलीफ हुई। मैं घर का लाडला था, मुझसे कभी किसी ने इस तरह सख्ती से बात नहीं की थी और ये सारी सूरत-ए-हाल मुझे बहुत अजीब और गलत लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह बात कर रही है थी जो फितरी तौर पर माँ के वजूद की तरफ खींचती थी, लेकिन माँ की बेइज्जती और तजलील मुझसे बर्दाश्त न हो रही थी। अभी कुछ लम्हे पहले जो दिल में उम्मी के जिस्म की तरफ कशिश थी, वो अब बदल चुकी थी। कुलसूम आंटी मुझे एक खतरनाक औरत लग रही थीं जो उम्मी को नुकसान पहुंचाने पर तली हुई थी। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, आंटी अब ये किस तरह की बातें कर रही है? उम्मी को इस तरह बुरा भला क्यों कह रही है? ये कौन सा तरीका है? ये सुनते ही वो और ज्यादा गुस्से में आ गईं और सख्त लहजे में बोले, अरे तो मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी इतनी औकात के मुझसे इस तरह बात करे? उनकी बात सुनकर एक लम्हे को मुझे डर लगा कि अगर उन्होंने ये बात किसी और को बता दी तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगर कोई पूछे तो मैं कह दूंगा कि आंटी घर की किसी चीज़ के बारे में पूछ रही थी। मैंने ना बताया तो वो नाराज़ हो गई। ये सोचते ही मेरा डर कुछ कम हुआ और मैंने उनकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, अब ये घटा अंदाज में बात मत करो। अगर आपको बदला लेना है तो मुझे अहमक बनाकर और हमारी तजलील करके ना लो। मैंने आपसे दोस्ती जल होने के लिए तो नहीं की थी। आप गलत कर रही हैं। मुझे थोड़ा गुस्सा था, इसलिए ये सब बोल गया। कुलसूम आंटी आगे बढ़ी, मेरे करीब आईं और अचानक मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दांत पीसते हुए बोले, नारंगी के बच्चे, तुम्हारी ये जुर्रत! फिर उन्होंने मेरे बाल पकड़कर जोर से झटका दिया और एक और थप्पड़ मारा। बोले, तुम इस इज्जत और कुर्बत के लायक ही नहीं थे। कहते हुए उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मैं उम्मी के ऊपर जा गिरा। कुलसूम आंटी ने मुझ पर गुस्से और नफरत भरी निगाह डाली, अपनी चादर उठाई और सख्त लहजे में बोले, अब सारी उम्र अकेले ही रहना। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें वो खुशी दूं जो दे सकती थी। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था, गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए फर्श पर पड़े पड़े ही मैंने की तरफ देखते हुए कहा, दफ हो जाओ, अपनी बुरी शक्ल लेकर मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोस्ती के लायक नहीं थे, गलती मेरी थी, इसलिए तुम दफ हो जाओ। कुलसूम आंटी ने मुझे गुस्से से घूरा, सख्त लहजे में बोले, जा निकल जा कुत्ते के बच्चे, और उठकर बाहर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, मैं दौड़कर बाहर गया, दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से अंदर वापस आ गया। अंदर दाखिल होते ही मुझे जैसे झटका लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सर में चक्कर आने लगे। उम्मी उठकर बैठी हुई थी। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों से थामा हुआ था। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे लगा कि उम्मी सब कुछ जान चुकी है। आने वाले लम्हात का तसव्वुर ही खौफनाक था। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं थर थर कांपने लगा। कांपते हुए मैं उम्मी के सामने जाकर खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे फर्श पर बैठने का इशारा किया और खुद नजरें नीची करके देखती रही। मैं भी चुपचाप उनके सामने बैठ गया कर फर्श को झूरने लग गया।
कमरे में एक गंभीर और भारी खामोशी छा गई थी। कुछ देर इसी सन्नाटे में गुजरने के बाद उम्मी ने आहिस्ता से खामोशी तोड़ी। सर अब भी झुकाए हुए बोले, मैं कुछ तो समझ गई हूं कि मामला क्या है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई जो तुम मुझसे खिलकर बात करने के बजाय इस औरत के करीब हो गए। फिर थोड़ी सी तवक्कुफ करके वही सख्ती आवाज में शामिल करते हुए बोले, मुझे शुरू से आखिर तक सारी बात बताओ। कोई झूठ नहीं, कोई बात छुपाना नहीं। अगर सच बोलोगे तो शायद तुम्हारी जान बच जाए, वरना मुझे 70% बात तो पहले ही पता चल चुकी है। उनका सर अब भी नीचे झुका हुआ था, लेकिन आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते उनकी तरफ एक नज़र उठाई और फिर नज़रें झुका ले। आखिरकार हिम्मत करके शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों की नज़रें पड़ने वाली बात, सर की शिकायत, कुलसूम आंटी का मुझे डांटना, फिर उनका मुझे अपने घर बुलाना, उनकी बातें, उनका मुझे करीब लाना, सब कुछ। अलबत्ता जहां बात उनके दरमियान करीब होने और जिस्मानी ताल्लुक की तरफ गई, वहां मैंने अल्फाज को बहुत गोलमोल कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि आंटी मुझे अपने करीब खींचती रहें और मैं गलती करता गया। उम्मी इस दौरान खामोशी से बैठी रही। वो नाखून से फर्श पर लकीरें खींचती रहें, कभी एक सीधी कभी टेढ़ी। मेरी बात सुनती रहे, लेकिन एक बार भी मेरी तरफ न देखा, न कोई तबसरा किया, न कोई सवाल पूछा। बस चुपचाप सब कुछ सुनती गईं।